वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर सब क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, सारा चीज हम लोग क्या कर लिए हैं। अब वो सबका यूज करने का बारी है। अब वो सब यूज कब होगा, जब प्रोग्राम बनाएंगे। तो कम से कम एटलीस्ट बेसिक प्रोग्राम में क्या क्या चीज होता है, जिसको लगभग उस स्टेटमेंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, जिसको लगभग लगभग हर एक प्रोग्राम में क्या करना होता है, यूज। जैसे हर एक प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, हर एक प्रोग्राम में वर्ड में लिखते हैं, प्रिंटफ लगाते हैं, स्कैनफ लगाते हैं। तो ये सारा बेसिक चीज आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दो दिन में हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। फिर आप लोग सिस्टम पे फिर अपना अपना क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना। फिर बता देंगे कैसे प्रोग्राम रन करता है सिस्टम पे। ठीक है, चलिए। तो आज का टॉपिक है, देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, पहला प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम पे ऊपर हम थोड़ा कमेंट करते हैं, भी बताएंगे कमेंट होता क्या है, सब बताएंगे अभी। ठीक है, यहां लिख रहे हैं क्या, प्रोग्राम। ठीक है, टू ऐड टू नंबर, दो नंबर जोड़ने का क्या बना रहे हैं हम, प्रोग्राम बना रहे हैं। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, फिर यहां पे हम लिखे हैश इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड लिखे, यहां लगा दिए हम stdio डॉट क्या लगा दिए, h लगा देते हैं। चलिए, फिर यहां पे हम लिखते हैं वर्ड में, लगभग लगभग हम हर एक प्रोग्राम में लिखते हैं, और सब बताएंगे अब आप। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, यहां तक क्लियर। अब यहां के बात करेंगे, तो यहां पे हमको दो नंबर स्टोर करना है, तो दो वेरिएबल ए और कौन, बी, और एक सी ले लेते हैं, दोनों का सम भी करना है। ठीक है, एक हम इनपुट लेते हैं, प्रिंटफ से एक मैसेज दे देते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, एक मैसेज है, सब बताएंगे क्या है, कैसे प्रिंटफ को यूज करते हैं। मतलब तो ना बोले, इसको लगभग 2 दिन डिस्कशन करने में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, क्लियर है। और यहां पे हम क्या लगा दिए, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ किस पे, ए पे, पहला नंबर इनपुट हो गया। चलिए, देन अब हम एक और मैसेज दे देते हैं, प्रिंटफ इंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, क्लियर है। और यहां लगा दिए हम क्या, स्कैनफ पर्सन कौन, डी एड्रेस ऑफ किस पे, बी पे। हो गया, ए और बी पे इनपुट हो गया। चलिए, अब दोनों को सम करना है, सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखे, क्लियर है। और देन यहां पे प्रिंट करा लेंगे अपने रिजल्ट को, जो कि सी में हम क्या किए हैं, स्टोर किए हैं। यहां लिख देते हैं सम इक्वल टू पर्सन कौन, डी स्लैश एन, किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, अब थोड़ा लग रहा होगा क्या कि थोड़ा सा इतना लंबा शुरू में ही कोड क्यों लिख दिए, तो आपको समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम आपको कैसे समझा पाते हैं, कौन सा चीज का क्या मतलब होता है। क्लियर है, चलिए। अब ये देखो, ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखे हैं। प्रोग्राम है दो नंबर क्या करने का, जोड़ने का। प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ क्या, इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको देना है भाई, कंप्यूटर को देना है। किसको देना है, प्रोग्राम में किसको जाएगा, कंप्यूटर को जाएगा, है ना। क्लियर है, किस लैंग्वेज में हम कोड लिखे हैं, सी लैंग्वेज में। अब यही काम को करने के लिए जावा भी यूज कर सकते थे। मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है। अब हर एक प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए होता है। मतलब कंप्यूटर को हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर के लिए। बात समझे। तो इसमें क्या है, एड टू नंबर, दो नंबर जोड़ने का मतलब कंप्यूटर को हम ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें दो नंबर कैसे जोड़ पाओगे तुम। क्लियर है, बस ऐसे समझो, सिखा रहे हैं हम उसे। क्लियर है, तो हम उसको बताए कि देखो दो नंबर जोड़ने के लिए दो नंबर पहले इनपुट मांगना पड़ेगा तुमको, तो भी इंस्ट्रक्शन हम उसको दिए कि इंटर फर्स्ट नंबर, मतलब उसको दे रहे इंस्ट्रक्शन कि जब इस प्रोग्राम को रन कराओगे ना, तो तुम सामने वाला से तुम पूछना क्या कि भाई पहला नंबर क्या करो, इनपुट करो। क्लियर है, दूसरा नंबर फिर क्या करो, इनपुट करो। बात समझे। और रन कौन कराएगा, तो आप और हम जैसे यूजर। आपने तो कोड बना दिया, आपने कैलकुलेटर बना दिया, तो कैलकुलेटर को यूज करने वाला कौन है, जैसे हम प्रोग्रामर है तो हम कैलकुलेटर बनाए, लेकिन आप उस कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो उस कैलकुलेटर ऐप को क्या करते हैं आप यूज। तो कैलकुलेटर को जैसे ही खोलते हैं तो आपसे इनपुट मांगता है कि नहीं मांगता है, बिना इनपुट किए हुए जोड़ घटाव गुना भागा कर देगा, नहीं करता। तो भी कैलकुलेटर में वो इंस्ट्रक्शन है ना कि कैसे यूजर इनपुट
करेगा। तो इनपुट का इंस्ट्रक्शन, आउटपुट का इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग करने का इंस्ट्रक्शन, सब चीज आपको ही देना पड़ेगा। क्लियर है? कंप्यूटर कहता है हम सिर्फ हार्डवेयर हैं। हम क्या है? हार्डवेयर है। हम आपका इंस्ट्रक्शंस पढ़ के काम करेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्लियर है? कब कौन सा चीज करना है? मेरे पास इनपुट करने का हार्डवेयर है, प्रोसेसिंग करने का हार्डवेयर है, स्टोर करने का हार्डवेयर है, आउटपुट देने का हार्डवेयर है। कहता है हर एक चीज का मेरे पास हार्डवेयर अवेलेबल है, लेकिन उस हार्डवेयर को समझाना आपका काम है। क्लियर है? इंस्ट्रक्शन देना किसका काम है? आपका काम। ठीक है? इट मींस प्रोग्रामिंग कांसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो प्रोग्राम का मेन यही फंडा होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, और कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के मेरा काम को क्या कर दे? इजीली कर दे। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे। देखो, अब सी लैंग्वेज का जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसका अलग अलग सेक्शन होता है। अलग अलग क्या होता है? सेक्शन। जैसे ये वाला जो देख रहे हो ऊपर जो हम लिखे हैं, देख रहे हो ना, इसमें भी एक मैसेज दिए हैं, सिर्फ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। 2 नंबर जोड़ने का क्या है? ये प्रोग्राम है। बस समझे? अब समझो, यहाँ पे 2 नंबर जोड़ने का ये प्रोग्राम है, ये मैसेज है। तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये जो आप जिसमें हम इंक्लूड लिखे हैं, क्लियर है? और भी इंक्लूडिंग हो सकता है, लेकिन अभी हम एक ही इंक्लूड किए हैं। क्लियर है? अभी हम मुझे एक ही जरूरत है, तो हम कितना किए हैं? एक। बताएंगे और क्या क्या इंक्लूड करना होगा। देखिए, तो इसको बोलते हैं लिंक सेक्शन। क्या बोलते हैं? लिंक सेक्शन। क्लियर है? और फिर आता है यहाँ पे, देखो ये जो देख रहे हो ना बीच में जगह खाली, ये इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। क्या बोलते हैं? ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। नोट्स में आपको सारा चीज क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। क्लियर है? और बाकी यहां से जो यहां तक बच गया ना, दिस इज कॉल्ड द मेन सेक्शन। क्लियर है? तो मतलब 4 सेक्शन में प्रोग्राम हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, दूसरा लिंक सेक्शन, तीसरा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, और कौन सा क्या? मेन सेक्शन। क्लियर है? अब हर एक सेक्शन में अलग अलग, हर एक सेक्शन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? अब लिंक सेक्शन वाला कोड तुम मेन के अंदर नहीं लिख दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। लिंक सेक्शन में लिंक वाला ही कोड लिखते हैं। क्लियर है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में डॉक्यूमेंटेशन वाला ही क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे। क्लियर है? अब समझ में आ रहा होगा सबको? चलिए, तो अब बात करेंगे कि सर डॉक्यूमेंट, अब एक करके सारा सेक्शन को पहले क्या कर ले, समझ लेते हैं कि सर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है। बात समझे? अब देखो यहाँ पे सुनो, जैसे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को समझिएगा थोड़ा आप लोग। ठीक है? देखो हम समझा रहे हैं आपको। देखो इस प्रोग्राम में बाकी सारा चीज को छोड़ दो, बाकी सारा चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर हम दिए हैं प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, ये इंग्लिश में सिंपल एक सेंटेंस है। क्या बात समझे? मतलब कि आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि प्रोग्राम का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप प्रोग्राम क्या किए हैं? बनाए हैं। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है? कि आप अपने प्रोग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि पर्पस क्या है प्रोग्राम का, क्या इनपुट लेगा, क्या आउटपुट देगा, मतलब कब बनाए हैं, आउटपुट क्या देगा, ये सारा चीज आपको क्या करना है उसमें लिख सकते हो। ठीक है? मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। क्लियर है? तो सर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डॉक्यूमेंटेशन मेरा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? आप अपने प्रोग्राम, सुनो, आप अपने प्रोग्राम लिखे हो, खुद रन कराते हो, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो तुमको तो खुद पहले से पता है ना कि भाई इसका क्या यहाँ जो कोड लिखे उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये प्रोग्राम किसी को दूसरे को दो, तुम दोगे, क्लियर है? तो इस केस में प्रोग्राम को थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करके दोगे तो उसको समझने में क्या रहेगा? आसान रहेगा। लगेगा कि क्या कि आराम से वो उसको लग रहा है कि कौन कौन सा चीज का क्या मतलब, इसको प्रॉपर तुम डॉक्यूमेंटेशन करके देखियो। ठीक है? तो डॉक्यूमेंटेशन का मेन यही मकसद होता है कि आप अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन क्या कर दें, लिख दें। क्लियर है? अब डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं ना, बात को समझ यहाँ पे, इसका इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंस होगा, हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उस चीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं? कमेंट बोलते हैं। क्लियर है? कमेंट हर एक लैंग्वेज में तुमको मिलेगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इवन HTML जैसा लैंग्वेज में क्या मिलता है? कमेंट। तो कमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेन इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बात समझे? अब देखो इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो सी लैंग्वेज में कमेंट देने का 2 तरीका होता है। कितना तरीका? 2 तरीका। पहला होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट। क्लियर है? सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है? सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखाएगा? देखो डबल कोट्स ऐसे 2 स्लैश देना है। ठीक है? और यहाँ पे जो लाइन तुम लिख दो सब कमेंट कहलाएगा। 2 स्लैश यहाँ पे लाइन लिख दीजिए, इसका क्या कहलाएगा? कमेंट कहलाएगा। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। जब कमेंट, जैसे मेरा एक ही लाइन में था ना,
प्रोग्राम टू एट टू नंबर, तो हम यहाँ पे 2 स्लैशो लगा के मेरा काम चल जाता। क्लियर है? और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी, जब आपका डिस्क्रिप्शन क्या हो, बड़ा हो, मतलब 3 4 5 लाइन में अपने डिस्क्रिप्शन को क्या किया है, लिखा है। क्लियर है? तो उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट एक स्लैश, एक क्या देंगे, स्टार। ठीक है? जितना लाइन लिखना है उतना लाइन आप क्या कर दो, लिख दो, और लास्ट में ये क्लोज कर देना। बात समझे? क्लियर है? इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। एक हो गया सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। क्लियर है? तो सिंगल लाइन कमेंट, जब डिस्क्रिप्शन छोटा हो, एक लाइन में एडजस्ट हो जा रहा है, तो क्या रखेंगे, सिंगल लाइन। अब देखो, मान लो डिस्क्रिप्शन बड़ा हो तो लाइन तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, तो बार बार ना तुमको ये लगाना पड़ेगा, तो उसके जगह पे क्या लगा देंगे, एक बार में ही कमेंट बना देंगे। क्या बना देंगे उसमें, मल्टी लाइन कमेंट क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। मल्टी लाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट में भी यूज होता है। जैसे हम यहाँ पे देखो सिंगल लाइन है ना, तब मल्टी लाइन वाला कंसेप्ट हम क्या किए, यूज किए हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? अब यहाँ पे समझो, तो सर ये कमेंट प्रोग्राम में रखेंगे कहां, तो कहीं भी रख सकते हैं। क्लियर है? जिस स्टेटमेंट के पहले, अगर ये देखो इस स्टेटमेंट के पहले हम ये लगा देंगे ना, तो ये स्टेटमेंट जो है कमेंट बन गया। क्या बन गया, कमेंट बन गया। कमेंट जो होता है, जो स्टेटमेंट प्रोग्राम में क्या रहता है, कमेंट बना देते हैं। क्लियर है? कंप्यूटर के लिए वो नहीं है। ठीक है? कंप्यूटर उसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा, उसको पढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? कमेंट स्टेटमेंट को कंप्यूटर पढ़ता नहीं है, वो आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन आप किसी दूसरे के लिए रखें। बात समझे? डिस्क्रिप्शन किसके लिए रखें, किसी दूसरे के लिए रखें, आपके लिए वो नहीं। तो कमेंट स्टेटमेंट आर इग्नोर बाय क्या, कंप्यूटर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? चाहे वो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी पढ़ो, जावास्क्रिप्ट पढ़ो, सीएसएस पढ़ो, एचटीएमएल पढ़ो, सब में क्या रहेगा, कमेंट वो क्या करता है, सब इग्नोर करता है। तो कमेंट स्टेटमेंट आर क्या, इग्नोर बाय कंप्यूटर। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा सबको? तो कमेंट स्टेटमेंट को कंप्यूटर क्या कर देता है, इग्नोर करता है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं? अब यहां पे समझो, तो सर इग्नोर करेगा तो लिखते क्यों है, क्या, तो कमेंट कंप्यूटर के लिए है ही नहीं। कमेंट तो आप अपने प्रोग्राम के, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए लिखे हैं कि पर्पस क्या है। बात समझे? चलो हम थोड़ा यहाँ कमेंट करके दिखाते हैं सिस्टम पे। देखो यहाँ पे एक हम लाइन लिख रहे हैं, प्रिंटफ, और हम क्या लिख दिए बाबू, हेलो। एक सिंपल सा लाइन लिखे, समझे? देखो यहाँ पे, और हम ये दिखा रहे हैं कि कमेंट को कंप्यूटर इग्नोर करता है, और एक हाई भी प्रिंट करा लेते हैं। 2 इंस्ट्रक्शन है इसमें मेरे प्रोग्राम में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम रन करवाए, मेरा प्रोग्राम में 2 आउटपुट आ गया, हेलो और क्या प्रिंट कर दिया। और कंप्यूटर को हमको कहना क्या है कि भाई हेलो को मत प्रिंट करना, सिर्फ हाई को क्या करना, प्रिंट करना। तो हम इसको हटाएंगे नहीं, रहने देंगे, हम कमेंट बना देंगे। समझे? तो ये कमेंट बन गया। तो कमेंट बनने के बाद कंप्यूटर के लिए अब आप सिर्फ पढ़ सकते हो, ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए नहीं है। क्लियर है? अब हम इसको देखते हैं, रन करा के कंपाइल करके, देखो सिर्फ क्या आया, क्योंकि कोड तो है उसमें, लेकिन कोड को क्या बना दिए, कमेंट बना दिए। तो कमेंट को कंप्यूटर नहीं, इग्नोर कर देगा। उसमें कोई स्पेलिंग गलती लिखो, कुछ भी गलती कर दो, कमेंट को पढ़ ही नहीं रहा तो उसको एरर तो देगा नहीं। ठीक है? यहाँ पे हम कुछ भी लिख दे, यहाँ पे कुछ भी लिख दिए हम, कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं। भाई कमेंट है, कंप्यूटर के लिए है ही नहीं, कंपाइलर के लिए है ही नहीं वो। समझे? कोई भी स्टेटमेंट को तुम कमेंट बना सकते हो। क्लियर है? बस बात समझ में आ रहा है ना? डिस्क्रिप्शन लिखना, तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है ना, हम लोग ऊपर लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन इस तरह से। क्लियर है? हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हम लोग इस तरह से लिखे। क्लियर है? यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिए, प्रोग्राम टू, क्लियर है, प्रिंट हेलो एंड क्या, हाय, ऐसा सिंपल सा लिख दिए, और यहाँ पे इसको बंद कर दिए। कौन सा कमेंट हम यूज किए, मल्टी लाइन, लेकिन है सिंगल लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? लेकिन है रखेंगे इसमें, और भी कुछ अगर लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, मतलब मान लो यहाँ पे हम स्टार लगा दिए, फिर ऐसे ऐसे दे दिए, कुछ भी सिंबल हम दे दिए, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। बात समझे? स्टार लगा दिए, कोई प्रॉब्लम, सब कमेंट में आएगा। आप कुछ भी लिख दो भाई, अपना तुम कहानी लिख दो, कोई उसको फर्क नहीं पड़ा, कंप्यूटर उसको पढ़ नहीं रहा है। क्लियर है? तो सर अगर इतना है तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन देने के लिए इसका यूज हो रहा है, लेकिन इसका प्रोग्रामर बहुत पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब बताते हैं उसका पर्पस क्या है। ठीक है? नहीं, अगर ऐसा इंपॉर्टेंस होता कमेंट का, तो कोई लैंग्वेज हटा भी देता, लेकिन हर एक लैंग्वेज में कमेंट बनाने का क्या है, फैसिलिटी दिया है। समझे क्यों होता है, इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, और प्रोग्रामर किस पर्पस के लिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको पहले समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लो, सपोज करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो समझ में आया सिंगल लाइन कमेंट, ये भी समझ में आ गया कि कमेंट लिखने, कमेंट स्टेटमेंट किसी को भी बना दें कमेंट, कंप्यूटर उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, उसको पढ़ता नहीं है। क्लियर है? सिर्फ आप हम लोग के लिए। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझो,
जब मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर रिलीज होगा या कोई प्रोडक्ट यूज करा, चलो सॉफ्टवेयर छोड़ दो, कोई प्रोडक्ट निकलता है, क्लियर है, उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन पहले निकाला जाता है। बात समझे कि भाई प्रोडक्ट यूज करोगे तो क्या फायदा होगा, क्या क्या चीज से मिलकर बना है, क्लियर है, बात को समझो। अब वो डिस्क्रिप्शन लोग पढ़ता है तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्लियर है। सपोज करो एक सिंपल सा एग्जांपल हम तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक है, समझो यहाँ पे। मान लो कि एक डब्बा है शैम्पू का, समझे, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस डब्बा में पूरे अच्छे से डिस्क्रिप्शन सारा लिखा हुआ है, कौन कंपनी बनाया है, किस किस चीज मिलकर बना है, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट था, कब एक्सपायरी डेट है, बहुत अच्छे से रेट प्राइस सब अच्छे से डिस्क्रिप्शन क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। इस डब्बा का, शैम्पू का डब्बा का दाम कितना है, 450 रुपया, क्लियर है, बताओ, समझा ध्यान से, ठीक है। एक और मेरे पास शैम्पू का डब्बा है, ध्यान से समझना यहाँ पे, क्लियर है, समझे। और इसमें इसमें क्या बोल रहा है, दुकानदार को गए तो बोलेगा कि इसका डिस्क्रिप्शन ना फट गया, यही वाला शैम्पू इसमें भी है, क्लियर है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो गया है, फट गया है, क्लियर है। तो आप इसी को ले लीजिए, हम इसको 150 में क्या कर देंगे, दे देंगे। लगभग 99% लोग इसको नहीं खरीदेगा ड्यू टू द लैक ऑफ डिस्क्रिप्शन, समझे, सोचो कितना इंपॉर्टेंस होता है, समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन। यूज तो तुमको प्रोडक्ट करना था, अब प्रोडक्ट तो सेम था लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं था, इसलिए आपने प्रोडक्ट को खरीदा नहीं। यही चीज सॉफ्टवेयर में भी होता है। अब मार्केट में जब सॉफ्टवेयर निकाल दोगे, अपना प्रोग्राम निकाल दोगे, क्लियर है, और उस प्रोग्राम के बारे में बताओगे ही नहीं कि भाई इसको यूज करने से फायदा क्या है, तो यूज कौन करेगा भाई आपका प्रोडक्ट, क्यों आपका सिस्टम, आपके मोबाइल और सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा, क्या उसका डिस्क्रिप्शन पूरा निकालता है, कैसे यूज करना है, क्या फायदा होगा, सारा चीज निकालता है, क्लियर है। तो कमेंट आप धीरे धीरे आदत बना लोगे ना तो अच्छा रहता है, क्लियर है। अभी आप छोटा छोटा प्रोग्राम पे कमेंट करोगे, फिर बड़ा बड़ा प्रोग्राम पे क्या करोगे, कमेंट करोगे, समझ में आ रहा होगा सबको, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, चलो ये भी समझ में आ रहा होगा। तो इसका फायदा होता है, क्लियर है, हर एक कोई भी कोड लिखोगे उसमें कमेंट रखना पड़ता है, ये तो हुआ ये, ठीक है, इसका फायदा हम बताएं। और फायदा डेवलपर लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, देखिए, जैसे मान लो सपोज करो कि हम लोग कोड लिखे, ठीक है, कोड लिखते हैं ना, तो उस समय बहुत सारे ऐसे कोड रहता है जिसको हमको यूज नहीं करना है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो कोड क्या करें, यूज करें, क्लियर है। तो उस कोड लिखा हुआ कोड को हम अपना मेहनत को क्यों हटा दे अपने प्रोग्राम से, उसको हम रहने देते हैं अपने प्रोग्राम में, क्या उसको कमेंट बना के क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे उसी में। अब उसको सामने वाला के लिए है भी नहीं, अब मेरा कोड भी वहां से नहीं हटा। जैसे अभी अभी देखो, जैसे अभी अभी किए थे ना कि हेलो प्रिंट नहीं कराना था, मुझे नहीं ना कराना था, लेकिन बाद में हमको क्या बोला कि भाई हमको कोई बोले हेलो भी प्रिंट कराइए, तो हम बस हमको कुछ करना है क्या कर देते, हम यहाँ से अनकमेंट इसको कर देते, बात समझे, ये तो हम ऐसे दे दिए थे ना, अनकमेंट कर देते, मेरा प्रोग्राम सही हो गया ना। अब हेलो भी क्या करेगा, प्रिंट करेगा, बताओ, क्लियर है। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो अलग अलग क्लाइंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लो कोई वेबसाइट हम बनाए, उस वेबसाइट को हम अलग अलग क्लाइंट को हमने सेल किया, ठीक है। अब एक क्लाइंट बोलता है सर हमें पेमेंट गेटवे का भी जरूरत नहीं, हम ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट से लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उसमें तो कोड लिखा हुआ होगा, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, वह उसके लिए कोड हम हटा देंगे नहीं, उसमें रहने देंगे, कमेंट बना के छोड़ देते हैं, क्लियर है। हमको बाद में वो अगर वही बोलेगा कि भाई हमको पेमेंट गेटवे का क्या है जरूरत है, तो हम क्या कर लेंगे, अनकमेंट कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, प्रोग्राम जब लिखते हो, बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखोगे ना तो बहुत सारा एरर आएगा, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसा एरर होता है, लॉजिकल एरर ऐसा एरर होता है ना जो कि तुमको मिल नहीं पाएगा, बहुत कोशिश करोगे लेकिन तुम्हारा पता नहीं चल रहा है, एकदम दिन भर लग जाएगा तब भी पता नहीं चलेगा, कभी कभी ऐसा आ जाएगा। सिंटेक्स लॉजिकल एरर, जो आपका प्रोग्राम रन कर रहा है लेकिन आउटपुट सही नहीं आ रहा है, उस केस में बहुत दिक्कत होता है। उस केस में क्या होता है कि दिन भर तुम लगे हुए अपने प्रोग्राम में, सुधर नहीं पा रहा है, तो तुमको क्या होगा, तुमको खुद डाउट होगा, नहीं होगा कि लगता है फलना लाइन में क्या है, एरर है, नहीं लगेगा। तो अब तुम क्या करोगे, चेक करने के लिए उस लाइन को हटाओगे, और फिर पता चला कि फिर से वही वाला एरर आ जा रहा है, तब भी सुधर नहीं रहा है, क्या इससे अच्छा उसको क्या बना ले, कमेंट बना के छोड़ देते हैं। वहां पे अगर कमेंट बना दिए, पता चला कि इसी से एरर आ रहा था तो ठीक है, नहीं आ रहा था तो अनकमेंट कर देंगे, मेरा इंस्ट्रक्शन तो लिखना दोबारा नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ रहा होगा। तो ये सब चीज यूज करते हैं डेवलपर लोग कमेंट को, क्लियर है। तो किसी भी लैंग्वेज में कमेंट होता है, चाहे आप सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हो, नहीं तो क्या दे सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हो, क्लियर है। तो कमेंट किसी भी लैंग्वेज में होता है, आराम से आप यूज कर सकते हो, जैसे आपको देने का मन है वैसे, क्लियर है। और समझे, हम हमेशा प्रोग्राम कोई भी लिखते हैं तो पहला इंस्ट्रक्शन हम क्या लिख देते हैं, कमेंट लिख देते हैं, प्रोग्राम का पर्पस क्या है, क्या हम किस पर्पस के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, इसी पर्पस के लिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है,
क्लियर है? आप कहीं भी किसी के बारे में कमेंट लिख सकते हो, कोई इंस्ट्रक्शन लिखे, जैसे प्रिंटर के बारे में हमको कमेंट लिखना है तो हम लिख सकते हैं वहां पे। क्लियर है? हमको मेन के बारे में कमेंट लिखे, मेन का पर्पस क्या है प्रोग्राम में, कमेंट लिखना, डिस्क्रिप्शन दे देना है तो अच्छा होगा। क्लियर है? देखते हो ना, तुम नेट से प्रोग्राम डाउनलोड करो तो सभी प्रोग्राम के स्टेटमेंट में कमेंट दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। क्लियर है? तो कमेंट यूजफुल कंप्यूटर के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए क्या है, बहुत यूजफुल है। बात समझे? बिना कमेंट का प्रोग्राम रन कर जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई वो तो कंप्यूटर पढ़ता ही नहीं ना, तो हम आप लोग के लिए दिए हैं, लेकिन हम लोग इसको यूज करेंगे। बात समझे? बहुत जगह पे हम लोग कमेंट बना देते हैं, क्या रहना तो इसको बाद में देखेंगे, इसको कमेंट बना के अभी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कमेंट स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। ऑनलाइन वाले लोग यस सर, समझ में आ गया कमेंट स्टेटमेंट? ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है? जावा में भी सेम कमेंट होगा, सी प्लस प्लस में भी यही स्टाइल से क्या होता है, कमेंट होता है। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने का थोड़ा स्टाइल क्या अलग है, वहां हैश दे देंगे तो आगे कुछ लाइन लिख देंगे तो क्या बना देगा, कमेंट बना देगा। किसमें? पाइथन में। बस लेकिन कंसेप्ट कमेंट का वहां भी वही है, क्या है, समझ में आ रहा है ना? तो लगभग लगभग कंसेप्ट वही है। ठीक है? एचटीएमएल में कमेंट देने का स्टाइल बिल्कुल अलग है थोड़ा, बात समझे? तो यहाँ पे लगभग लगभग एक कंसेप्ट किसी में चेंज नहीं होगा, लेकिन कमेंट सभी लैंग्वेज में रहता है। क्लियर है? चलिए, तो अब बात करेंगे किसके बारे में, लिंक सेक्शन के बारे में, है ना? किसके बारे में? लिंक सेक्शन। समझे यहाँ पे लिंक सेक्शन क्या है? लिंक सेक्शन में हम लोग क्या लिए हैं, हैश इंक्लूड studio.h लिखे ना। क्यों लिखे हैं, इंक्लूड क्यों करते हैं, क्या इसका पर्पस है, ये सारा चीज हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इस सारा चीजों को। ठीक है? देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं, अभी यहाँ पे देखो, सुनो, जब भी किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, नॉट ओनली इन द सी में, पूरा समझना। ठीक है? ये पॉइंट आपको सभी लैंग्वेज में काम देगा। ठीक है? चाहे वो सी हो, जावा हो, पाइथन हो, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हम लोग दो तरह का प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है? एक होता है ऐसा प्रोडक्ट जो लैंग्वेज का बनाया हुआ है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग खुद क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है? अब इसी हम अपने इस प्रोग्राम में लिखे हैं सी लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे ये जो प्रिंटफ है ना, स्कैनफ है, ये सब हम नहीं बनाए हैं। क्लियर है? ये सब लैंग्वेज बना के दिया, हम अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा मेरा बात? ठीक है? तो यही चीज यहाँ पे समझना है, यहाँ पे कि आपका जो प्रोग्रामिंग होता है ना किसी भी लैंग्वेज में, उसमें दो तरह का प्रोडक्ट यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं। एक प्रोडक्ट इसका वाला लैंग्वेज के द्वारा बनाया हुआ, और एक प्रोडक्ट हम लोग खुद ही बना लेते हैं। ठीक है? तो एज ए बिगिनर हम लोग जनरली क्या यूज करेंगे, लैंग्वेज का बनाया हुआ प्रोडक्ट। क्लियर है? इनपुट कैसे होता है, आउटपुट कैसे, सब प्रोडक्ट लैंग्वेज क्या किया है, बनाकर दिया। हम लोग बेसिक चीज तो सब यूज करवे करेंगे, किसका वाला, लैंग्वेज वाला। अब यहाँ पे समझना चीजों को, सारा चीज को समझना। ठीक है? अब जब हम ये कोड जो है ये मेरा है, ये कोड हम लिखे ना यहां तक, इस कोड में ये वाला प्रोडक्ट मेरा नहीं है। ठीक है? ये वाला प्रोडक्ट मेरा नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें से एक दो मेरा प्रोडक्ट कौन है, एक ये हम जो मेरा इंस्ट्रक्शन ये वाला है, मेरा इंस्ट्रक्शन ये नहीं है। उसमें इंस्ट्रक्शन हम लिखे लेकिन प्रोडक्ट किसका है, उसको यूज किए हैं, लैंग्वेज का है। ठीक है? अब बताओ, जब इस लैंग्वेज का प्रोडक्ट को इसको प्रोग्राम को कंप्यूटर को रन कराने के लिए देंगे, तो कंप्यूटर कहेगा कि भाई ये वाला इंस्ट्रक्शन प्रिंटफ करता क्या है, स्कैनफ करता क्या है, ये कहां से तुम लाए हो, मुझे बताओगे ना। क्या ये तो तुम्हारा लिखा हुआ कोड नहीं, तुम्हारा लिखा हुआ कोड रहता हम तुरंत रन करवा लेते, लेकिन ये कोड कहां लिखा हुआ ये बता दो मुझे। क्लियर है? समझे? तो अब ये बताने के लिए हम लोग को लिंक स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। बात समझे? अब यहां पे समझना चीज को एक जनरल लाइफ का एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है? देखो, ये मान लो कि एक प्रोग्रामर है। ठीक है? बात को समझना है यहाँ पे। ठीक है? और एक दूसरा प्रोग्रामर है, बात को समझना है यहाँ पे। ये राम अपना कोड लिख रहा है और ये मोहन है। बात को समझना, मोहन क्या किया है ना कि अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट बना के रख लिया है। जैसे यहाँ पे इसके पास एक प्रोडक्ट क्या है, समझे, इसके पास प्रोडक्ट है फैक्टोरियल निकालने का। क्या निकालने का? प्राइम नंबर चेक करने का इसके पास क्या है, प्रोडक्ट है ना। बहुत सारा प्रोडक्ट इसके पास क्या है, अवेलेबल है। बात समझना है यहाँ पे, सारा चीजें समझ लो ना। ठीक है? इसके पास प्रोडक्ट है एलसीएम निकालने का। क्लियर है?
एचसीएफ निकालने का इसके पास क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है? चलो इसके पास मतलब ह्यूज सेट ऑफ प्रोडक्ट बना के क्या किया है, रखे हुए हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे समझना, राम को प्रोग्रामिंग करने के लिए दिया गया, ठीक है, समझे? राम को बोला कि तुम एडिशन का प्रोग्राम बनाओ, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाओ, क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन का, तो एडिशन का कोड लिख दिया ना, ये कोड किसा लिख लिया, ऐड का, कोई इजी था वो लिख दिया। उसको बोले सब्ट्रैक्शन का है, ये भी लिख दिया, समझे? और उसको बोले कि एलसीएम निकालो, तो राम को एलसीएम निकालने का इंस्ट्रक्शन मालूम नहीं है, नहीं लिख पा रहा था वो। क्लियर है? तब वो देखा कि मेरे दोस्त के पास मोहन जो है वो सब प्रोडक्ट बना के क्या किए हुए है, तो मोहन से वो क्या किया, कांटेक्ट किया कि भाई मोहन हमको क्या करो, हमको एक एलसीएम निकालने वाला प्रोडक्ट हमको दे दो। क्लियर है? बात को समझ रहे हैं यहाँ पे ध्यान से? क्लियर है? तो बोला कि भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे हम पूछेंगे उस प्रोडक्ट का क्या नाम है, तो बोलेगा एलसीएम नाम का ही क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो यहाँ पे यूज कर लिया एलसीएम। क्लियर है? बात समझे? अब बताओ एलसीएम जो प्रोडक्ट खाली नाम यहाँ यूज किया, इसका कोड कहाँ था, मोहन के पास ना। मोहन कहा कि हम सिर्फ नाम बता देंगे, कोड हम आपको देंगे नहीं, कोड दे देंगे तो फिर तुम भी लिख लोगे भाई। क्लियर है? तो हम सिर्फ नाम बता देंगे, तो एलसीएम लिख दिया। चलिए फिर उसको हम राम को दिए मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन का कोड क्या कर लिया, राम खुद से लिख लिया। चलो वो राम का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जब ये कोड को कंप्यूटर, राम अपना कोड को कंप्यूटर को दिया, ठीक है, तो कंप्यूटर ये वाला कोड पढ़ लिया, ये वाला सब्ट्रैक्शन का कोड पढ़ लिया। एलसीएम के पास गया ना, तो उसको इसका तो कोड ही यहाँ पे नहीं है भाई, ये कहां से लेके आए, तो दूसरा का प्रोडक्ट यूज किया है, इसके पास तो है नहीं। बात तो समझ में आ रहा ना? क्लियर है? तो ये तो है नहीं इसके पास। देन क्या कहेगा, तब वो राम कहेगा मोहन को कि देखो अभी भी मेरे प्रोडक्ट में एरर आ रहा है, तुम्हारा वाला प्रोडक्ट यूज किए तब फिर मेरा क्या आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को ये नहीं मिल पा रहा कि एलसीएम का इंस्ट्रक्शन कहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर को तो इंस्ट्रक्शन चाहिए, और इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखा हुआ, मोहन के अपने पास रखे हुए। क्लियर है? तो राम फिर मोहन से कांटेक्ट किया कि भाई अब तुम्हारा प्रोडक्ट का नाम हम यूज कर लिए थे, लेकिन तब पर भी एरर आ रहा है, कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा कि प्रोडक्ट का काम क्या है, इसका इंस्ट्रक्शन ही नहीं इसको मिल रहा है। समझ में आ रहा होगा मेरा बात? क्लियर है? तब मोहन बोला कि ऐसा करो कि तुम ऊपर लिंक कर दो मेरा नाम, ठीक है, तब कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट लाया कहां से है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा होगा सबको? तो हम क्या, तो राम पूछा लिंक कैसे करेंगे, तो ऊपर इंक्लूड कर दो, हैश इंक्लूड, बात समझे, किसको, मोहन को कर देना मेरा नाम को। क्लियर है? तो अब जैसे ही एलसीएम देखेगा तो कंप्यूटर देखेगा तुरंत भर में ऊपर कोई इंक्लूड किया है क्या कोई चीज, तो देखेगा किसको कौन इंक्लूड है, तो मोहन वाला फाइल में चल जाएगा, देखेगा कि हाँ यहाँ एलसीएम का कुछ ही है, प्रोग्राम लिखल है, अब इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ से पढ़ लेगा फिर वापस आ जाएगा। क्लियर है? तब अगला कोड कंप्यूटर क्या करेगा, पढ़ेगा। अब समझ में आ रहा है ना? इसको अब क्या हुआ, लिंक हुआ किसके बीच में, राम और मोहन के बीच में। अब समझ में आ रहा है जी? क्लियर है? बस यही पर्पस है किसका, studio.h का। अब क्या समझ में आ रहा था? तो जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको उस प्रोडक्ट को कहां से लाए हैं ये बताना पड़ता है, ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अलग इंक्लूड करने मतलब लिंक करने का अलग अलग स्टेटमेंट होता है सभी लैंग्वेज में। जैसे जावा में इंपोर्ट करते हैं, वहां इंक्लूड नहीं होता, क्या होता है, इंपोर्ट। पाइथन में भी इंपोर्ट होता है, किधर है, सी शार्प में यूजिंग होता है। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है, बस समझे, लेकिन पर्पस सबका वही है कि भाई लिंक करना है, ताकि हम दूसरे का बनाया हुआ प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। समझे? क्लियर हो रहा होगा? ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं लैंग्वेज पे। ठीक है, इतना तो समझ, लिंक ये भी हम समझाएं कि लिंक करते क्यों है, क्यों करना पड़ता है। अब देखो जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सभी अपने प्रोग्रामर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा रेडीमेड प्रोडक्ट बना के क्या किया है, दिया है। क्लियर है? बहुत सारा रेडीमेड प्रोडक्ट बना के दिया है। क्लियर है कि आप उस प्रोडक्ट को क्या कर लेना, यूज करके अपना काम कर लेना। तो उस रेडीमेड जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी प्रोडक्ट। क्लियर है? लाइब्रेरी प्रोडक्ट। क्लियर है? सभी लैंग्वेज का अपना अपना लाइब्रेरी भी होता है, जिसके अंदर ना बहुत सारा प्रोडक्ट बना के क्या किया है, रखा हुआ है। क्लियर है? सभी लैंग्वेज का होता है अपना अपना लाइब्रेरी प्रोडक्ट। क्लियर है? जिसके अंदर बहुत सारा लाइब्रेरी प्रोडक्ट बना के क्या किया हुआ है, रखा हुआ है, बहुत सारा। समझ में आ रहा होगा मेरा बात? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत सारा लाइब्रेरी प्रोडक्ट है, तो हर एक लाइब्रेरी का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। क्या, अब लाइब्रेरी में बहुत सारा प्रोडक्ट रहेगा तो उसको अनअरेंज करके रखेगा, उसको अरेंज करके रखेगा तब ना किसी को प्रोडक्ट मिल पाएगा।
ठीक है, तो अब हम लोग सी लैंग्वेज का लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्लियर है कि सी लैंग्वेज में जो लाइब्रेरी प्रोडक्ट है वो किस तरीका से ऑर्गेनाइज्ड है, तब जाके समझ में आएगा कि studio.io.h को ही को इंक्लूड करते हैं। क्लियर है, चलो तो अब यहाँ पे हम बता दें, देखो ये मान लो सपोज करो कि ये तुम्हारा सी लैंग्वेज का क्या है, लाइब्रेरी है। क्या है, लाइब्रेरी। मान लो ये सी लाइब्रेरी है, समझे? क्लियर है। अब सी लाइब्रेरी के अंदर में प्रोडक्ट ऐसा ही नहीं फेंका हुआ है, उसके अंदर में एक फाइल बनाया गया। क्या बनाया गया? जिसको बोलते हैं हेडर फाइल। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है .h। क्या होता है? .h। क्लियर है। तो जितना भी प्रोडक्ट है ना, सभी प्रोडक्ट हेडर फाइल के अंदर है। ठीक है, सबका अपना अपना हेडर फाइल है। बात समझे? जैसे अब देखो, सुनो ध्यान से समझो, जैसे ना अरेंजमेंट ऐसे समझो, अब लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मैथ का भी बुक है, लाइब्रेरी में आपका फिजिक्स का बुक है, कंप्यूटर का बुक है, तो सबका अलग अलग अलमीरा है ना, बस वही समझ लो यहाँ पे। तो मैथ के लिए अलग हेडर फाइल है, जो वैसा प्रोडक्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है, उसके लिए क्या है, अलग हेडर फाइल है। बात समझे? ऐसा प्रोडक्ट जो जो स्ट्रिंग रिलेटेड काम करता है उसके लिए अलग हेडर फाइल है। ऐसा प्रोडक्ट जो इनपुट आउटपुट लेने का काम करता है उसका अलग हेडर फाइल है। बात समझे? तो अलग अलग हेडर फाइल है। देखो देखो, तो यहाँ पे कुछ हेडर फाइल का नाम बता रहे, जैसे मान लो कि एक हेडर फाइल आपका जो है ना वो है क्या, stdio.com। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्लियर है। तो जितना भी इनपुट और आउटपुट लेने वाला प्रोडक्ट मिलेगा सब कहां मिलेगा? अब इसके अंदर में कौन कौन है, तो प्रिंटफ यूज कर रहे थे ना, ये कहां है, इस stdio.h के अंदर। स्कैनफ ये कहां है, इसके अंदर है, stdio.h के अंदर। बात समझे? एफ प्रिंटफ ये कहां है, इसी के अंदर। एफ स्कैनफ ये कहां है, इसी के अंदर। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा हेडर, बहुत सारा प्रोडक्ट इसके अंदर होगा, जो सबका काम क्या है, इनपुट और आउटपुट देने वाला। जितना भी इनपुट और आउटपुट देने वाला प्रोडक्ट मिलेगा कहां मिलेगा, .h के अंदर। फिर एक हेडर फाइल आता है conio.h, conio.h। क्लियर है। अब इसके अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट है कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गेट ch। क्लियर है, क्या लिखे, गेट ch। क्लियर है। अब यहां देखो, यहाँ पे गेट che। क्लियर है। बहुत सारा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट तुमको मिलेगा, गो टू xy, ये सब कहां मिलेगा, conio.h में। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला प्रोडक्ट कहां है, math.h में। जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, कौन सा प्रोडक्ट है, sqrt। कहां प्रोडक्ट मिलेगा, ये math.h में। पावर निकालने का प्रोडक्ट कहां मिलेगा, किसी साइन का वैल्यू निकालना है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कौन सा प्रोडक्ट है, साइन वैल्यू। कॉस का निकालना है, इसे सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाला प्रोडक्ट कहां है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा क्या है इसके पास, हेडर फाइल है। तो हेडर फाइल अकॉर्डिंग टू द किससे बना है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट से। अब देखा प्रोडक्ट मैथमेटिकल वाला है तो कहां डालो, math.h में। इनपुट ऑफ द प्रोडक्ट को कहां इंसर्ट कर दिया, वो stdio.h में। क्लियर है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बना दिया है, समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, हेडर फाइल बना दिया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो हम लोग खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद का अपना भी हेडर फाइल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर, सब बताएंगे हम आगे। ठीक है, जब फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तब खुद का अपना हेडर फाइल बना के अपने फंक्शन को कैसे हेडर फाइल में डाल सकते हैं, क्या ये भी होता है। ठीक है, हम बताएंगे आपको आगे। चलिए, अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अब सी लैंग्वेज क्या कहता है, मेरे लाइब्रेरी में से कोई भी प्रोडक्ट तुम अपने प्रोग्राम में क्या करोगे, यूज करोगे, तो पहले ये पता कर लेना कि उस लाइब्रेरी में वो प्रोडक्ट किस हेडर फाइल के अंदर, उस हेडर फाइल को पहले इंक्लूड कर लेना लिंक सेक्शन में। क्लियर है, तब जाकर उस प्रोडक्ट को तुम अच्छे से यूज कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा मेरा बाजी? क्लियर है। देखो यहाँ तो हम देखो, तो थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे देखो हमने, ओहो अच्छा चलो इसको छोड़ो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे वर्ड क्या लिखे, मेन। क्लियर है। अब यहाँ पे हम यूज कर लिए किसको, प्रिंटफ। ठीक है, अब प्रिंटफ यूज कर लिए हैं बाबू। अब प्रिंटफ कहाँ है, stdio.h में। तो हमें ऊपर क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड किसको, stdio डॉट किसको, h करना पड़ेगा। अगर हम POW यूज करते तो क्या इंक्लूड करना पड़ता, math.h। क्लियर है। जैसे हमें 2 नंबर का क्या चाहिए, पावर चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ इंट x ले लिए, ऐसा बताएं कैसे यूज होता है सब बताएंगे। तो हम लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज किए, POW। 2 के पावर हमको कितना चाहिए, 5। तो ये प्रोडक्ट कहाँ है, math.h में। क्लियर है, प्रोडक्ट कहाँ है, तो हमको ऊपर क्या इंक्लूड करना पड़ता, हैश इंक्लूड किसको,
मैथ डॉट किसको जी, एच को। समझ में आ रहा है? अगर हम गेट ch अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो क्या इंक्लूड करना पड़ता, कोनियो डॉट एच को। क्लियर है? इस सब क्या करेगा इंक्लूड करने के बाद? ठीक है, क्लियर है? ये करेगा क्या, ये लिंक एस्टेब्लिश कर देगा किसके बीच में, हमारे प्रोग्राम और लाइब्रेरी के बीच में, जिससे अब इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो कंप्यूटर जाकर उस हीडर फाइल में देख लेगा कि पीओडब्ल्यू का क्या काम है, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रहा है ना? ठीक है सर, अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो काम चल जाएगा क्या? ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो हम नहीं इंक्लूड करते हैं, ये दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। क्लियर है? और हम प्रोग्राम क्या करवाए, रन करा लेते हैं। देखो तो यहाँ पे रन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नोटिस करो नीचे वार्निंग आ रहा है, आ रहा है, करा ना, इनकम्पेटेबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन बिल्ट इन फंक्शन कौन, प्रिंट, उसको डिक्लेरेशन ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये देखो डेव सी प्लस रन भी कर रहा है, तुम अगर टर्बो सी जो ओरिजिनल सी का जो मेन कमांड टर्बो सी होता है, ठीक है, अगर उस पर रन करवा दे तो तुमको इधर आता कहता है कि पहले आप इंक्लूड कर लो, लेकिन यहाँ वार्निंग देके क्या कर दिया, छोड़ दिया। बात समझे? क्लियर है? बात समझे? जान रहा है कि मेरा ही प्रोडक्ट है, वो पढ़ लिया जाके इंस्ट्रक्शन, लेकिन आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई इंक्लूड कर देना क्या चाहिए था। बात दोनों के लिए देखो ना, पीओडब्ल्यू के लिए भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, प्रिंटफ के लिए भी कर रहा है। समझ आ रहा है मेरा बात? तो अब तो समझ में आ गया कि इंक्लूड क्यों करते हैं, समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? मैथ डॉट एच कब लगाएंगे, स्टूडियो डॉट एच कब लगाएंगे, तो हम स्टूडियो डॉट एच प्रोग्राम में लगाए हैं, क्यों, क्योंकि हम प्रिंटफ और स्कैनफ अपने प्रोग्राम में यूज किए थे और इसके अलावा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं, इसलिए हमको दूसरा हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा मेरा बात? क्लियर? तो अब समझ में लिंक कैसे होता पता चला, ये जो जावा रहता तो वहां लिखते इंपोर्ट, क्या लिखते, इंपोर्ट। क्लियर है? लेकिन वहां भी लिंक करना क्या है, जरूरी है, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है वहां। समझ में आ रहा है ना? वो लिंक एस्टेब्लिश ही होता है। अब जैसे ही लाइब्रेरी प्रोडक्ट यूज करोगे भाई, उसका वाला प्रोडक्ट तो पता है, कंप्यूटर कहेगा भाई बताओ कहां से लाए हो तुम। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमको वहां पे है। क्या समझ में आ रहा है मेरा बात जी? क्लियर होगा सबको? ठीक है, इंक्लूड क्यों करते हैं पता चला, ऑनलाइन वाले लोग पता चल गया ना, इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो अब प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंक्लूड स्टेटमेंट सब नोट्स में अच्छे से क्या है लिखा हुआ है। क्लियर है? तो आप लोग क्या कर लो, नोट्स आज भेजवा देंगे इसका। ठीक है, तो नोट्स बना रहे हो ना सब लोग कॉपी पे? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे आगे, हम उसके बाद क्या बताएं, इंक्लूड के बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, समझे? अब थोड़ा सा चलो इसको हम प्रैक्टिकल कर करके दिखाएंगे, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हमें मैथ डॉट एच का भी जरूरत नहीं क्योंकि पीडब्ल्यू हम यूज करेंगे नहीं। ठीक है, हम हेलो प्रिंट कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, चलो इसको रहने देते हैं अभी फिलहाल। चलिए देखो, तो हम लोग दो सेक्शन अभी डिस्कस किए ना बाबू। ठीक है, एक ऊपर कमेंट सेक्शन में डिस्कस किए थे। ठीक है, बात समझे? यहाँ पे लिख देते हैं डेमो प्रोग्राम कमेंट में, क्या जी, डेमो प्रोग्राम। अभी कोई पर्पस तो है नहीं प्रोग्राम का लिखने का, बस आपको कुछ सिखाने के लिए कुछ कुछ कोड हम लिख के आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए प्रोग्राम क्या दे दिए, डेमो प्रोग्राम। क्लियर है? चलिए इंक्लूड कर लिया स्टूडियो, कॉमन चीज है, प्रिंटर तो यूज कर भी करेंगे, कोई प्रिंट कराना होगा तो चलिए, तो उसको तो इंक्लूड कर ही लेते हैं। चलिए अब बात करेंगे, देखो ये सेक्शन देख रहे हो ना, ये सेक्शन, ठीक है, जिसको डॉट डॉट दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन। अभी हम इसको यूज नहीं किए हैं, अब कोई जरूरत भी मुझे नहीं है, लेकिन अब सुनो यहाँ पे, ये जो तुम देख रहे हो ये, ठीक है, देखो जिसपे है ना कर्ली ब्रैकेट ओपन और कौन क्लोज, इसको बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। क्लियर है? ओपन और क्लोज को क्या बोलेंगे? ब्लॉक बोलेंगे। क्लियर है? तो जैसे जैसे तुम्हारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ना, ये ब्लॉक का संख्या क्या होता रहेगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर? अभी तो छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हो एडिशन का, तो ब्लॉक एक ही है, सारा कोड कहां लिखो, मेन ब्लॉक के अंदर, सारा का सारा कोड अभी कहां लिख देते हो, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा ना, ठीक है, फंक्शन तुम पढ़ोगे, लूप पढ़ोगे, तो ब्लॉक का संख्या क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, लूप का ब्लॉक होगा, इफ का ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक का एक डिमेरिट है, समझो। यहाँ पे एक मान लो एक और ब्लॉक लगाते हैं, यहाँ void f1 का एक ब्लॉक है। अभी समझना, वो ब्लॉक समझो खाली, तुम क्या है उसको मतलब समझो, वो क्या है, वो ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर में एक डेटा रख दिए है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम क्या है, और n में कितना वैल्यू है। अब n का वैल्यू ये वाला ब्लॉक क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा दिया, %n किसका वैल्यू, n का वैल्यू करवा दिया। अब वही वाला n का वैल्यू मेन कह रहा है कि हमको भी चाहिए, बात समझे? ठीक है, तो मेन का
अब F1 का ठीक है भाई, तुम भी प्रिंट करा लो, ये भी क्या करवा लिया, ठीक है। यहां पे कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया ना। अब यहां पे समझो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रोग्राम को रन कराएंगे ना तो एरर जनरेट कर देगा। क्या एरर देगा, सुनो ध्यान से समझो। n जो है किस ब्लॉक का मेंबर है, F1 ब्लॉक का, और उसको यूज हम कहां किए हैं, मेन ब्लॉक में। तो F1 कहेगा कि मेरा जो तुम लोकल डेटा है, n जो मेरा लोकल है, मेरे ब्लॉक के अंदर है, तुम उसको मेरे ब्लॉक में यूज करो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन तुम ब्लॉक से बाहर तुम अपने ब्लॉक में नहीं ले जा सकते हो। क्लियर है। तो लोकल डेटा ओनली विजिबल, लोकल डेटा जो है ना वो विजिबल कहां होता है, ओनली विजिबल विद इन ए ब्लॉक। क्लियर है, बाहर वाला ब्लॉक में। तो यहां पे देखो, अगर इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करेंगे तो एन मेन ब्लॉक में एरर जनरेट कर देगा। देखो यहां पे हम इसको कंपाइलर पे जाते हैं, देखो आ गया ना। देखो एरर, देखो एरर को समझो, ठीक है। एन अनडिक्लेयर्ड है, किसके अंदर, मेन के अंदर। इन फंक्शन मेन एन क्या है, अनडिक्लेयर्ड है, मेन के अंदर एन अनडिक्लेयर्ड है, ठीक है। आज देखो यहाँ पे नोट में भी बहुत अच्छे से लिखा है यहाँ पे, each undeclared identifier reported only once for each function it appear in। वो जो अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर है वो सिर्फ उसी के अंदर रिपोर्ट करता है जिसके अंदर वो डिक्लेयर है, बस बाकी बात डिक्लेयर हो नहीं, बाकी दूसरी जगह यूज नहीं होगा। तो अब ये वाला एन में इधर आया नहीं, क्योंकि एन उसका अपना है, और ये वाला एन में क्या आ गया, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, क्लियर है। क्यों, क्योंकि एन F1 का था, वो लोकल डेटा हो गया, क्या हो गया ये, लोकल डेटा। इसको क्या बोलेंगे, लोकल डेटा। लोकल डेटा ओनली विजिबल विद इन द ब्लॉक, वो कभी ब्लॉक से बाहर नहीं जाता है। समझ में आ रहा जी, कभी भी वो ब्लॉक से बाहर नहीं जाएगा। लोकल डेटा कहां विजिबल होगा, सिर्फ ब्लॉक के अंदर। बात समझे, क्लियर है सबको, ठीक है। लोकल डेटा ओनली विजिबल कहां होगा, ब्लॉक के अंदर। अब क्वेश्चन आता है सर क्या, कि सर ऐसा बताइए, ठीक है, कि ऐसा जगह कोई है सी लैंग्वेज में जहां पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे, उसको सभी ब्लॉक क्या कर ले, यूज कर ले। कि वही जगह को बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है। बात समझे, जब आपको चाहिए होता है कि वेरिएबल मेरा n F1 भी यूज करे और वेरिएबल मेरा मेन कौन यूज करे, बात समझे, मेन भी यूज कर ले, किधर है। तो आपको अपना डेटा को ग्लोबल डिक्लेरेशन में रखना चाहिए, n n। अब समझ रहा जी, n का वैल्यू हम यहाँ 6 था, 6 रख देते हैं, समझे। अब n किसी ब्लॉक का मेंबर नहीं है, वो ग्लोबल हो गया, क्या हो गया। अब इस पूरे प्रोग्राम में n को कोई भी यूज कर सकता है, बात समझे। पूरे प्रोग्राम में n को क्या कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। अब n F1 में भी यूज होगा और अब n मेन में भी यूज होगा। समझ में आ रहा होगा मेरा बात, क्या कहीं एरर जनरेट ये नहीं करेगा। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन समझ में आ रहा है। देखो अभी मेन का n का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, देखिए आ गया, 6 आया ना। अब बोलोगे सर उसका वाला तो नहीं प्रिंट किया F1 वाला, तो F1 वाला कोड को कंप्यूटर नहीं प्रिंट करेगा जब तक उसको हम कॉल नहीं करेंगे, लेकिन एरर नहीं ना आ रहा है, समझो क्लियर। तो उसमें भी अवेलेबल है m, और इसमें भी क्या है, अवेलेबल है। तो जो डेटा किसी ब्लॉक का मेंबर है वो सिर्फ ब्लॉक का ही होता है, उसको ब्लॉक से तुम बाहर नहीं निकाल सकते, समझे क्लियर। इवन सुनो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, देखो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई ब्लॉक होता, कहां पे, मेन के अंदर ब्लॉक है, और यहाँ पे इंट करके x है, x का वैल्यू कितना है 7, तो इसी ब्लॉक में x यूज होगा खाली। इवन मेन कहेगा, मेन वो ब्लॉक है मेन के अंदर, बाहर हम x को यूज नहीं कर पाएंगे उस ब्लॉक से बाहर, जब वो ब्लॉक मेन के अंदर है तब पर भी उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा होगा मेरा बात, नहीं क्लियर हुआ, समझे। तो ब्लॉक वाला डेटा सिर्फ कहां रहता है, ब्लॉक का लोकल मेंबर होता है, वो सिर्फ कहां यूज होगा। और अगर आपको चाहिए कि ऐसा डेटा जिसको हर एक ब्लॉक में क्या कर पाए, उसको कहां डिक्लेयर करना है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर, इसीलिए सेक्शन दिया गया है। तो हमको जरूरत नहीं था तो हम अपने प्रोग्राम में यूज नहीं किए हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा मेरा बात। हमें जरूरत नहीं था तो हम अपने प्रोग्राम में क्या किए, यूज नहीं किए। आपको जरूरत पड़ेगा तो आप यूज करेंगे, हमको भी आगे जरूरत पड़ेगा तो हम भी वैसा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, रखेंगे वहां पे भी। समझ में आ रहा होगा सबको। तो लोकल डिक्लेरेशन ग्लोबल डिक्लेरेशन समझ में आया। लोकल डेटा कौन होता है, जो ब्लॉक का मेंबर होता है, जिसको डिक्लेरेशन का होता है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और ग्लोबल कौन होता है, जिसका डिक्लेरेशन किसी ब्लॉक में नहीं है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल डेटा क्या बोलेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे सुना पे
यहाँ पे एक्शन है यहाँ पे जी, तो ये हो गया लोकल डेटा, लोकल डेटा। लेकिन यहाँ पे एन को क्या बोलेंगे, कमेंट देके लिख दे, क्या बोलेंगे, ग्लोबल, ग्लोबल डेटा। ठीक है, ग्लोबल डेटा, समझ रहा सबको। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको ग्लोबल डेटा बोलेंगे, और वहां पे क्या बोलेंगे, लोकल डेटा बोलेंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा सब लोग को। तो लोकल डेटा ग्लोबल डेटा में बहुत डिफरेंस भी होता है बाबू, तो डिफरेंस हम आपको आगे चल के क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, कि क्या डिफरेंस है किसमें, लोकल में, और क्या डिफरेंस है किसमें, ग्लोबल में। ये सारा चीज आगे जाके होता है, पढ़ाएंगे अब आपको, लेकिन यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बोलिए, नहीं ना। चलिए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहां के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मेन आता है, किसके बारे में, वर्ड मेन के बारे में। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे समझो, इंस्ट्रक्शंस हम लोग किसके लिए लिखते हैं, कंप्यूटर के लिए लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन जो हम लोग लिख रहे हैं वो किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अब कंप्यूटर हम लोग का इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, पढ़ता है, रीड करता है, पढ़ता ना है, समझे आप। कंप्यूटर जो है हम लोग के इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरा बात। अब जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, ठीक, कंप्यूटर मतलब इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना, हम लोग इंस्ट्रक्शन किसको देते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको देता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, पता ना है। तो जब ओएस, हम जब भी कंप्यूटर बोलेंगे तो आपको मन में क्या डिनोट करना है, ओएस के बारे में सर बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग का ओएस इंस्ट्रक्शन पढ़ता है ना किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्शंस में वो ये खोजता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए, कहां से शुरू करना है पढ़ना, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना क्या है, जरूरी है। क्लियर है। तो सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में वो स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड मेन होता है। ठीक है, कोड तुम कितनों लिख दो, लेकिन सबसे पहला इंस्ट्रक्शन शुरू करेगा पढ़ना कहां से, मेन से। ये तुम्हारा प्रोग्राम का इनिशिएटर है, इनिशिएट करता है यही ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर ये नहीं रहेगा तुम्हारे प्रोग्राम में ना, तो तुम्हारा प्रोग्राम का एक भी कोड कंप्यूटर पढ़ेगा नहीं, याद रखो, समझे। किधर है, एक भी कोड नहीं पढ़ेगा, समझे, चाहे तुम कहीं भी कोड लिख दो। ठीक है, तो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट, एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड मेन। क्लियर है, मेन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर है, मेन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा आप लोग का। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तो मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो सर मेन है क्या। क्लियर है, क्वेश्चन आता है ना, है मेन क्या है। अब एकदम ध्यान से समझना, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ एक चीज बताया गया है, ठीक है, कि तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कोड में सिर्फ किसको जानता है, और किसी को जानता ही नहीं। उसके अंदर जो कोड रहेगा उसको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर जाएगा, पढ़ जाएगा। बाकी किसी दूसरे अंदर के लिख दोगे ना तो उसका कंप्यूटर कोड, चलो इस बात को प्रूव किया जाए, क्या जी, है ना। चलिए यहाँ पे आइए, सारा चीज लाइव देखिए। ठीक है, देखो ये हटा दे, यहाँ पे ये भी हटा दे फिलहाल, और ये भी हटा देते हैं फिलहाल। चलिए अब देखो, इसके अंदर F1 के अंदर हम प्रिंटफ लिख दिए, है ना जी, प्रिंटफ, और यहां लिख देते हैं आई एम कौन, F1। ऐसा सिंपल सा कोड लिख दिया कि भाई इसको तुम रन करा देना। और मेन के अंदर हम कोड लिख देते हैं प्रिंटफ, और यहां लिख दिया गया आई एम कौन, क्या लिख दिए, मेन लिख दिए। समझ में आ रहा होगा मेरा बात। तो आई एम F1 और आई एम क्या, मेन, ऐसा कोड लिख दिए। बताओ, कोड तो F1 में भी है, और कोड किस में है। अब हम बता रहे हैं ना, F1 वाला कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम छुएगा भी नहीं, उसको नहीं पता F1 कौन है, कोई जान पहचान उसके नहीं है। ओएस को, ओएस किसको पहचानता है, मेन को। क्लियर है। तो अब देखो रन कराएं, देखो सिर्फ आएगा आई एम मेन। देखो पिछला बार भी एन का वैल्यू प्रिंट किया था, नहीं किया था, यहाँ सेमीकोलन क्या हो गया है, मिस हो गया है। चलिए अब यहाँ पे आइए, देखिए अंदर का है, दबा गया जी, 2 बार दबा गया क्या, और तो कहीं कुछ एरर नहीं है। चलिए देखिए क्या ना आया, आई एम मेन। क्लियर हो रहा होगा सब, समझ आ रहा जी। F1 वाला पढ़ा जी, नहीं पढ़ेगा, उसको जानता ही नहीं कि F1 कौन है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको जानता है, मेन को। क्लियर है, अगर नहीं रहेगा ना मेन ना, तो आपका एक भी कोड का आउटपुट नहीं आता। ठीक है, एग्जीक्यूट ही नहीं करता आपका कोड, समझे, बात समझे। तो अब क्वेश्चन आ रहा है क्या कि सर, इसका मतलब सारा के सारा इंस्ट्रक्शन तो कहां लिखना पड़ेगा,
मेन के अंदर उसी का कोड है, कंप्यूटर क्या कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बात को समझो, ऐसा नहीं। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बुलाता है? मेन को। बाकी किसको बुला रहा है? F1 को बुलाया, तुम भी आ जाना, ठीक है, क्लियर? मतलब इन्विटेशन किसके पास है? ऑपरेटिंग इन्विटेशन, क्लियर है? बस अब बताओ, हमको कोई पार्टी में क्या किया, तो हम अपना दोस्त को लेके जा सकते हैं ना, है? बस वही काम है। मेन को बोलेंगे, F1 बोलेगा मेन को कि भाई तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम बुलाता है, तुम हमको बुला लेना, हम भी रन कर जाएंगे क्या? तो अब इसके अंदर ना F1 को कॉल कर देंगे, क्या जी, कैसा रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बुलाया? मेन को। अब मेन किसको बुला लिया? अब देखो दोनों कोड रन करेगा। समझ में आ रहा जी? क्लियर है? देखो यहाँ पे, देखो आया, आई एम एन, आई एम कौन? F1। तो F1 किसके द्वारा रन किया? हाँ, क्लियर है? समझे? मेन को ही हम बोले कि तुम इसको भी इसके अलावा इंस्ट्रक्शन भी तुम पढ़वा देना ओएस से। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज की है, क्लियर हो रहा सबको? तो ऐसा नहीं कि सारा कोड कहाँ लिखते हैं? मेन के अंदर। हम दूसरे अंदर भी लिखेंगे, मेन को बोलेंगे भाई इसको भी लेके चले जाना रन कराने के लिए। अब तो ये प्रूफ हो गया कि मेन को ही सिर्फ पढ़ता है। तो अब क्वेश्चन आता है, सर मेन है क्या? क्लियर है ना? मेन ये अभी सिर्फ अभी आप क्या पढ़े हैं? अभी सिर्फ पढ़े आप कि मेन का पर्पस क्या है, ठीक है? तो मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है, ठीक है? अब हम आपको बताते हैं कि मेन है क्या, व्हाट इज मेन, ठीक है? तो मेन इज ए फंक्शन। मेन क्या है? इज ए फंक्शन। बात को समझिएगा, यहाँ पे फंक्शन बहुत डिटेल पढ़ना होता है, पूरा चैप्टर है फंक्शन पढ़ना, लेकिन अभी यहाँ पे छोटा सा समझिएगा, ठीक है? मेन क्या है? एक फंक्शन। जो फंक्शन जो होता है ना, वो रखता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसके पास होता है? फंक्शंस के पास, ठीक है? कोई भी फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कभी भी लिखना हो तो कहां लिखेंगे? फंक्शन के अंदर। देखो तो यहाँ पे देखो, मेन के अंदर ही सारा कोड है। कोड कहां लिखे? कोड ऐसे जो कोड एग्जीक्यूट करने वाला होता है ना, उसको सी सी प्लस प्लस जावा में कहां रखते हैं? फंक्शन के अंदर। कहां पे? कोई फंक्शन हो सकता है वो, ठीक है? कोई भी, नॉट ओनली इन द मेन, ठीक है? कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे F1 भी लिखे तो भी क्या था? एक फंक्शन ही था, ठीक है? तो मेन भी क्या है? फंक्शन है। बस मेन एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम तुम नहीं बदल सकते हो, नाम फिक्स है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसी नाम से उसको पहचानता है, क्लियर है? बात समझे? तो मेन एक फंक्शन हुआ जो सेट ऑफ क्या रखता है? यहाँ पे मेन क्या हुआ? एक फंक्शन है जो अपने अंदर सेट ऑफ क्या रखता है? इंस्ट्रक्शंस रखता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करने के लिए। अभी जो हम कोड इसके अंदर लिखे हैं, ये किसके लिए लिखे हैं? एडिशन करने के लिए। हम जो कोड लिखे हैं इसके अंदर किसके लिए लिखे हैं? एडिशन का कोड लिखे। समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे समझो। अब सर कैसे पहचानेंगे कोई फंक्शन है? याद रखना, सुनो, एक सिंपल सा बताते हैं। जिस वर्ड के आगे, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में जनरली जिस वर्ड के आगे ये वाला दो को सिंबल होगा ना, वो समझो फंक्शन है। सबके पास सेट ऑफ क्या है? इंस्ट्रक्शन है किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करने के लिए। अब देखो इसमें कौन कौन सा ऐसा चीज है सर जिसके बाद देखो मेन है, मेन के बाद है प्रिंटफ में, देखो है इधर, बोलो स्कैनफ में है, ठीक है? तो ये सब क्या हुआ? फंक्शन है, क्लियर? तो प्रिंटफ स्कैनफ लाइब्रेरी फंक्शन है, वो हम लोग बनाया हुआ फंक्शन नहीं है। जैसे पीओडब्ल्यू यूज किए थे, याद करो तो क्या था? ये फंक्शन है। जिस वर्ड के आगे अगर वो वाला सिंबल लग गया ना, समझो क्या वो फंक्शन है, चाहे इसके अंदर कुछ वैल्यू ही क्यों ना दिया हुआ है। सब समझते हो? खाली ओपन और क्या होना चाहिए? तो दोस्तों क्या समझना, अभी फंक्शन है, क्लियर है? समझ में होगा? चलो अब यहाँ पे समझो। तो फंक्शन है जो सेट ऑफ क्या रखेगा? इंस्ट्रक्शन। जैसे पीओडब्ल्यू के पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? पावर निकालने का। SQRT के फंक्शन के पास कैसा इंस्ट्रक्शन होगा? स्क्वायर रूट निकालने का। तो मेन के पास जो अभी हम इंस्ट्रक्शन रखें क्या निकालेगा? एडिशन करेगा 2 नंबर का, क्योंकि इसके अंदर जो कोड लिखे हैं, क्लियर है? अब समझो यहाँ पे। तो सर ये तो समझ में आ गया कि मेन फंक्शन है जो सेट ऑफ क्या रखता है? इंस्ट्रक्शन है। कोई भी फंक्शन सेट ऑफ क्या रखता है? इंस्ट्रक्शन रखता है, चाहे कोई भी फंक्शन, ठीक है? तो मेन भी फंक्शन है, इसका भी काम क्या होगा? सेट ऑफ क्या रखना? इंस्ट्रक्शन रखना, क्लियर है? अब यहाँ पे तो सर इसके पहले जो आप क्या लगाते हो? बॉडी भी तो लगा रहे हो, इसका काम क्या है? क्लियर है? अब सुनो, हर एक फंक्शन का काम होता है आपका काम करके आउटपुट देना। देखा? जैसे देखो हम x इक्वल टू लिखे POW 2 के पावर कितना, तो 2 के पावर 5 का जो रिजल्ट आएगा हम किस में एक्सेप्ट आएगा मेरा? तो ये कौन दिया? POW फंक्शन रिटर्न किया ना, क्या रिटर्न कर रहा था ना, हम रिसीव कर रहे हैं। अगर नहीं रिटर्न करता तो हम रिसीव करते नहीं करते, क्लियर है? तो अभी यहाँ पे समझ, अभी थोड़ा सा समझना कि सब कैसे रिटर्न होता है, क्या किसको रिटर्न करवाना है,
ये आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे फंक्शन में, फंक्शन चैप्टर में। लेकिन अभी अब समझो यहाँ पे कि जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप में क्या हो, तो समझो वो रिटर्न नहीं करता है, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। बस समझे? जैसे रिटर्न अगर करवाना होता तब क्या लिखते, तो वॉइड नहीं लिखाता, वहां पे क्या लिखाएगा, तो कहीं कहीं तुम देखे होगे इंट मेन से भी प्रोग्राम होता है, और नहीं तो क्या होता है, वॉइड मेन से भी होता है। क्लियर है? इंट मेन वाला भी होगा, और नहीं तो कौन, वॉइड मेन वाला भी होता है। तो इंट मेन वाला होगा ना, तो नीचे लिखना पड़ता है क्या, रिटर्न, रिटर्न 0 लिख दिए। कुछ भी एक रिटर्न करवाना पड़ेगा, तो वो इंटीजर वाला है, इंटीजर वाला मतलब इन टाइप का वैल्यू वो रिटर्न करेगा। बात समझे? इंट वाला है तो इन टाइप का वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात जी? अब वर्ड वाला रिटर्न नहीं करेगा तो नीचे रिटर्न लेने की जरूरत, तो रिटर्न किसको करता है, तो जो उसको कॉल करता है। जैसे पीओडब्ल्यू को हम कॉल किए थे तो रिटर्न करके हम ही को ना देगा, तो मेन को कौन कॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। पता है ना, मेन को हम लोग कॉल, मेन इज द फंक्शन दैट कॉल ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन को ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप क्या कर लेता है, कॉल कर लेता है। क्लियर है? बस हम इसीलिए प्रोग्राम का एक्सेक्यूशन वहीं से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो अब मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा कोई वैल्यू, कब, जब हम इंट मेन वाला वर्जन यूज करेंगे तब। इंट वाला वर्जन यूज करेंगे तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0। अगर वॉइड वाला लिखते हैं तो नीचे रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? मतलब एक तरह से समझो वैल्यू ऑपरेटिंग से लेकर कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जब आपको स्पेसिफाई किए हो कि मेन फंक्शन इन टाइप का वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। नहीं क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा सबको? ये चीज हुआ, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो आप चाहे कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं, इंट मेन वाला भी और वर्ड मेन वाला भी, कोई दिक्कत नहीं। हम तो हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ड मेन। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आज हम लोग कौन कौन चीज डिस्कस किए, आज हम लोग डिस्कस किए हैं कमेंट सेक्शन क्या होता है, फिर लिंक सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, और कौन, वर्ड मेन क्या पर्पस है। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, ऑनलाइन वाले लोग कोई प्रॉब्लम है यहां तक में? ना सर। सब समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो अब बारी आ जाता है हम लोग कौन सा, मेन के अंदर वाला स्टेटमेंट का। ठीक है, सर इन एबीसी क्यों लिखे हैं, प्रिंटफ कैसे, प्रिंटफ का एकदम एक क्लास पूरा एकदम अच्छे से चलेगा। ठीक है, खाली किसके बारे में, प्रिंटफ कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, क्या क्या स्टाइल है इसको यूज करने का, सब स्कैनफ भी चलेगा। समझे? तो प्रिंटफ देखो, इसमें मेन चीज अब डिस्कस करने वाली बात कौन है, एक तो ये वाला हो जाएगा, कल मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कल क्या कर दें, खत्म हो जाए। ठीक है, प्रिंटफ और स्कैन, ये दोनों में लंबा टाइम लगने वाला है। बाकी सब चीज ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं जिसको क्या करना है, जानने की जरूरत है। बाकी तो है नहीं ऐसा कुछ, यहाँ गेट से चूज नहीं किए। क्लियर है? समझ रहा सबको? तो मेन अब डिस्कस करना ये, और एक प्रिंटफ और एक कौन, स्कैन है। बाकी तो कोई प्रोडक्ट है इसमें नहीं ना, तो प्रिंटफ भी डिस्कस बहुत डिटेल से करेंगे। तब हम लोग फिर सीखेंगे कैसे प्रोग्राम रन करवाते हैं, फिर आप लोग अपने अपने सिस्टम पे क्या करेंगे, रन करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।